नीमर कहता है, गिनोवा टेरिटरी से हम जो वो 3 लड़के को लेकर आए थे इंट्रोगेट करने के लिए, उनका इंट्रोगेशन पूरा हुआ, लेकिन उनसे हमें कोई भी यूजफुल इंफॉर्मेशन नहीं मिला है और वे लोग ये दावा कर रहे हैं उन्होंने जो भी हरकतें किया था वे उनका खुद का एक्शन था, क्योंकि वे लोग लेडी बोसवान से फेवर लेना चाहते थे। ये सब सुनकर एडन कहता है, वे लोग केवल हमारे समय का बर्बादी कर रहे हैं। आगे वे कहते हैं, अगर इस मैटर में इंपीरियल फैमिली इन्वॉल्व हो जाएगा तो फिर हमारे लिए बहुत ही दिक्कत खड़ी होने लगेगी। उन लोगों को तुम केवल बेसिक सवाल पूछकर उन्हें रिहा कर दो। नीमर कहता है, ठीक है, लेकिन लेडी रीचल का क्या करना होगा? लेडी रीचल का नाम सुनकर एडन बहुत ही सोच में पड़ जाते हैं और वे सोच रहे थे, गिनोवा इंसिडेंट के बाद रीचल का अथॉरिटी हमारे हाथों ट्रांसफर कर दिया गया था और उसे रिहा करने के लिए हमारे पास मल्टीपल रिकमेंडेशन भी आया था बोसबॉन और इंपीरियल फैमिली से। मैंने ये सोचने की भी कोशिश ना की लेडी रीचल का एग्जिस्टेंस हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट क्लू बन सकता था, खास करके जब सीरा ने कहा था लेडी रीचल को किसी तरह का ऑर्डर मिला है बोसबॉन की ओर से और ऐसा माना जाता है लेडी रीचल के रास्ते में लेडी फॉयलेट अचानक आ टकरी, लेकिन इसमें जो व्यक्ति डायरेक्टली इन्वॉल्व था वो तो यहाँ से चला गया। इतने में नीमर कहता है, अगर हम उसे इसी तरह अनअटेंडेड छोड़ देंगे तो वो शायद यहीं मारी जाएगी। अगर ऐसा हो गया तो फिर ये हाई चांस है सब लोग हमें ही ब्लेम करना चालू कर देंगे। एडन ये सब सुनकर अपने सर पर हाथ रख लेता है और वे कहता है, अच्छा, ये हमारे लिए बहुत ही मुश्किल होने वाली है। उसे अंडरग्राउंड प्रिजन में अगर कोई वैकेंट रूम है तो उसे वहां मूव कर दो और एक गार्ड को भी असाइन कर दो ताकि वे उसका हेल्थ कंडीशन को भी देखते रहे। अगर जरूरत पड़े तो उसे उसके पेरेंट्स से भी मिलने दिया जाए। नीमर ये सब सुनकर कहता है, ठीक है। इतने में एडन कहते हैं, और एक बात, वो तीनों इडियट को लॉकर में 3 दिन रखो, उसके बाद ही उन्हें जाने देना। उन्हें ज्यादा दिन यहाँ रखना भी पॉइंटलेस है। नीमर कहता है, ठीक है, मैं समझ गया। और हम देखते हैं एडन को जो कि बहुत ही गहरे सोच में था और वे अचानक पूछता है, क्या और कोई रिपोर्ट है? नीमर ये सुनकर कंफ्यूज हो जाता है और वे कहता है, नहीं सर, क्या आप कोई न्यूज के लिए वेट कर रहे थे? एडन गहरी सांस लेता है और वे कहता है, नहीं। इतने में वो बाहर की ओर देखता है और वे अपने मन ही मन में सोच रहा था, तुम्हें देखे हुए पूरे आधे महीने बीत गए हैं, वो इस वक्त क्या कर रही होगी। सीन वहाँ से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं शीरा को जो कि किसी को अंदर आने के लिए कहती है। अंदर आने वाला हेड बटलर डाटम रहता है। वे कहता है, सॉरी लेडी शीरा, मैं आपको इस वक्त डिस्टर्ब कर रहा हूँ। मैं आपके लिए एक अर्जेंट रिपोर्ट लेकर आया हूँ। शीरा कहती है, वो क्या है? इतने में डाटम कहता है, ये डिप्टी कमांडर गिलबर्ट के बारे में है। वे आज सुबह कन्फेस कर चुके हैं। उन्होंने जो कुछ भी इंट्रोगेशन में कहा था वे सब मैं इस फाइल में रिपोर्ट बना करके लाया हूँ, लेकिन मुझे चिंता है ये इंफॉर्मेशन आपकी कोई काम का नहीं है। शीरा पूछती है, आप कहना क्या चाहते हैं? डाटम कहता है, ये तो बस मेरा अनुमान है, लेकिन मुझे ये उम्मीद है इस रिपोर्ट में आपको जो चाहिए वो इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा। शीरा वो रिपोर्ट को लेकर पढ़ती है और वे गुस्से से कहती है, क्या बस इतना ही? क्या वे मेरे साथ डबल गेम खेलने की कोशिश कर रहा है? जैसा कि बटलर ने कहा है, इसमें तो इंफॉर्मेशन काफी है, लेकिन इसमें से एक भी मेरे लिए यूजफुल नहीं है। इस रिपोर्ट में जो कुछ भी लिखा है ये सब तो मुझे पहले से ही मालूम था, जैसा कि गिलबर्ट को क्यों रॉयल नाइट से बाहर निकाल दिया गया था
और उसने ब्रिल्टोक्सन फैमिली में बोजवान के रिकमेंडेशन से ज्वाइन किया है। ये सारे इंफॉर्मेशन किसी काम की नहीं। मैं तो ये उम्मीद कर रही थी किसी तरह मुझे गिलबर्ट और बोजवान के बीच में हुए सीक्रेट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पता चलेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं मिला। सीरा ये सब कहते ही वे अजीब तरह से मुस्कुराहट के साथ कहती है, मुझे उसके बारे में सब कुछ मालूम होने के बावजूद वे इस तरह एक्टिंग कर रहा है, तो फिर शायद मुझे उसके ऊपर ही अभी भी रिलाई करना होगा। हालांकि मैंने उसे बहुत सारे वक्त दे चुकी हूँ ये उम्मीद से कि वो बोजवान से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, लेकिन मुझे उस वक्त पर उन दोनों के बीच में किसी तरह की कांटेक्ट हुआ ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं मिला। फिर भी मुझे एक इंफॉर्मेशन तो मिला था वेलिटा और काउंट रिम्बल के बीच में हुए मीटिंग के बारे में, इसीलिए बाहर रखे स्पाइस से अब कोई उम्मीद नहीं है। इसका मतलब यहाँ सीन कट होता है और हम देखते हैं शीरा को जो कि जिन को अंदर बुला रही होती है। जिन जैसे ही अंदर आता है वे कहता है, लेडी शीरा क्या आपने मुझे याद किया है? शीरा उसे देखकर कहती है, तुम जाकर कर हेड मेड और हेड बटलर को एक कह दो कल सुबह ही जितने भी सर्वेंट हैं उन सब को रिप्लेस कर दिया जाए, और हाँ उन लोगों को टेम्पररी सर्वेंट में असाइन करना जिन्हें मैंने मिलकर डिजाइन किया था। तुम्हें इस रिपोर्ट के बारे में हर वो छोटी छोटी चीज को भी ध्यान रखना होगा, जैसे कि वे कहाँ जा रहे हैं, वो किससे मिल रहे हैं और वे किस बारे में बात कर रहे हैं। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? ये बहुत ही स्ट्रिक्ट कॉन्फिडेंशियल है। जिन कहता है, ऑफ कोर्स माय लेडी। शीरा इतने में ब्लश करते हुए कहती है, और एक बात। जिन कहता है, प्लीज आप ऑर्डर दें। शीरा तभी कहती है, मेरा मतलब एडन। एडन कैसा है? जिन तुम एडन से रेगुलरली ट्रेनिंग के लिए मीट करते आ रहे हो। जिन कहता है, हाँ वे ठीक है माय लेडी। शीरा ब्लश करते हुए कहती है, ठीक है इसका क्या मतलब है? जिन थोड़ी देर कंफ्यूज हो जाता है और वे कहता है, सॉरी। शीरा तभी अपने माथे पर हाथ रख लेती है और वे खुद से कहती है, आखिर में ये सब क्यों बात कर रही हूँ? इतने में वे जिनसे कहती है, कुछ नहीं, तुम्हें कल मेरे साथ मर्चेंट काउंसिल मीटिंग के लिए जाना होगा, इसीलिए प्लीज तुम पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाओ। जिन कहता है, ठीक है माय लेडी। इतना कहकर वे चला जाता है। शीरा जो कि अपने ऑफिस में होती है वे कहती है, मुझे जल्दी से जाकर सो जाना चाहिए, नहीं तो मुझे इसी तरीके के ख्याल आना चालू हो जाएंगे जो कि मेरे लिए काफी डेंजरस है। सीन कट होता है और हम देखते हैं शीरा को जो कि अपने बेड पर होती है। वे सोच रही थी, आखिर मेरे साथ आज ये हो क्या रहा है। सीन कट होता है और हम देखते हैं उसके अगले दिन रीटा को जो कि शीरा से कह रही होती है, क्या मर्चेंट काउंसिल मीटिंग तय किए गए समय पर ही होगा? शीरा कहती है, मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी तरीके से प्रिपेयर होना चाहती हूँ। और वे रीटा से कहती है, वे सब तो ठीक है, अभी तुम्हारी मदर की हालत कैसा है? मुझे याद है कुछ समय पहले जब मैंने उनसे मिला था वे सही से चल नहीं पा रही थी। रीटा जो कि मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ आपने सही कहा, लेकिन वे अभी काफी ठीक हो गए हैं। और वे कहती है, जब से हमने वो नया मेडिसिन ट्राई किया है तब से कुछ हद तक तो इम्प्रूवमेंट दिखा है और वे अपने आप से अब बाहर आ जा सकती हैं। शीरा ये सुनकर कहती है, ऐसा क्या? ये सुनकर मुझे बहुत ही खुशी हुई। इतने में रीटा कहती है, अगर आप सच्चे दिल से सेविंग करना चालू कर दें तो फिर एक्सपेंसिव मेडिसिन भी आप कीन सकते हैं। मेरी मदर ये बार बार कहती थी और वे यंग लेडी के भी ग्रेटफुल हैं जिन्होंने आपके यहाँ
मुझे काम पर लगाया है। शीरा इतना सुनकर उसकी ओर देखती है और वे खुद से कहती है, जो व्यक्ति चल भी नहीं सकता था उसे खड़ा कर देना, ये तो सुनने में ही एक प्रोपेगेंडा की तरह लग रहा है। एक रेयर मेडिसिन जिसे केवल कुछ हाई रैंकिंग नोबल्स और रॉयल फैमिली में से ही कोई कीन सकता है, उतना रेयर और एक्सपेंसिव मेडिसिन को इसे कैसे मिल गया? अगर हम इसका 25 क्वालिफिकेशन को भी साइड कर दे तो फिर भी एक साधारण मेड इसे कभी नहीं अफोर्ड कर सकती है। क्या यही परिणाम मिला है मुझे बिट्रे करने के लिए? इतने में रीटा कहती है, यंग लेडी, अभी आपके जाने का वक्त हो चुका है। शीरा वहां से जा रही होती है, तभी वे पलटकर रीटा से पूछती है, रीटा, मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ, क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना है? रीटा ये सुनकर थोड़ा हैरान हो जाती है, फिर भी वे मुस्कुराते हुए कहती है, प्लीज आप अपना ख्याल रखें इस ट्रिप में यंग लेडी। शीरा ये सुनकर कहती है, ठीक है। और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं अगले चैप्टर में।